प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। कल वज़ीर-ए-आज़म कराची जा रहे हैं और कराची के लिए बड़े मंसूबों का ऐलान करने वाले हैं। कितने अरब का पैकेज लेकर जा रहे हैं, इस हवाले से सोर्सेज से खबरें चल रही हैं कि वो शायद 300 अरब या इससे ज़ायद का कुछ पैकेज वो अनाउंस करेंगे। पीपल्स पार्टी की एक्सपेक्टेशंस कुछ मुख्तलिफ हैं, इससे ज़्यादा हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि हम 802 अरब रुपए के मंसूबे जो हैं वो कराची में उन पर काम कर रहे हैं और ये जारी मंसूबे हैं। अब 800 अरब रुपए के जारी मंसूबे हैं, वो ये चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इसको कम से कम डबल कर दें तो कराची में इनकलाब आ जाए। अब क्या बिलावल साहब ये चाहते हैं कि 800 अरब रुपए मजीद विफाक जो है वो सिंध के हवाले कर दे और सिंध उन जारी मंसूबों पर ही ये पैसे लगाकर उसको मुकम्मल करे, पाया तकमील तक पहुंचाए और कुछ मजीद मंसूबे शुरू करे? क्या पीपल्स पार्टी पैसों की शक्ल में इमदाद चाहती है या पीपल्स पार्टी चाहती है कि वफाक खुद अपने ज़ेर निगरानी मंसूबे मुकम्मल करवाए? पीपल्स पार्टी के एक्सपेक्टेशंस क्या हैं और प्राइम मिनिस्टर किन मंसूबों का ऐलान करने वाले हैं? ये तमाम चीज़ें आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। दूसरा, आप जानते हैं कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस या जो कसीरुल जमाती कॉन्फ्रेंस है उसके इनेकाद की तारीख तय पा गई है। अब एक तरफ सिंध के लिए पैकेज का अनाउंस हो रहा है, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होस्ट करने जा रही है इस्लामाबाद में। तो एक ऐसे वक्त में कि जब उनकी जो मुरादें हैं वो बर लाई जा रही हैं, या एक ऐसे वक्त में कि जब उनकी डिमांड्स पूरी होने जा रही हैं और एक ऐसे वक्त में वो हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाना चाहते हैं, तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ क्यों हो रही हैं? इन तमाम चीज़ों में बातचीत करेंगे। मेरे साथ फिरदौस शमीम नकवी साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। मेरे साथ अरशद वोरा साहब मौजूद हैं, आप पाकिस्तान ज़मीन पार्टी के रहनुमा हैं। आजिज़ धामरा साहब से हम मौक़िफ़ लेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और या मकबूल जान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इरशाद अहमद आरिफ साहब। तमाम मेहमानों को मैं खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले मुझे फिरदौस नकवी साहब ये बताइए कि कितने अरब रुपए के मंसूबों का ऐलान होने जा रहा है कल? देखिए, ये अरब और कितने होंगे इसका नहीं मुझे पता और ना मैं नंबर देना चाहता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मरकज़ी हुकूमत कराची के मसाइल को एड्रेस करना चाहती है। कराची से हमें मैंडेट मिला है। हमने बुनियादी तौर पे ये समझते हैं कि प्रोजेक्ट्स लेने चाहिए, कि कुछ प्रोजेक्ट्स फेडरल गवर्नमेंट ले, वो अपनी निगरानी में करे, जो प्रोजेक्ट सिंध गवर्नमेंट करना चाहती है वो सिंध गवर्नमेंट करे, और दोनों एक दूसरे से ताउन करें कि ये प्रोजेक्ट्स जल्द से जल्द मुकम्मल हो सके। कागज़ के ऊपर तो बहुत कुछ अनाउंस किया गया है कराची के लिए, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो चाहे वो मरकज़ हो। ज़मीन पे काम बहुत कम हुआ है, इससे कि वो ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप और सियासत के नज़र हो रहा है। इस वक्त मिलजुल के काम करने की बुनियादी कोशिश ये है कि ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप ख़त्म किया जाए और पॉलिटिसाइज ना ये इशू हो, और कराची के अंदर जितने तरक्याती मंसूबे हैं वो जल्द से जल्द मुकम्मल किए जा सकें और उसके अंदर इंश्योर किया जाए कि चोरी चकारी, करप्शन, पुअर क्वालिटी, बैड डिज़ाइन, ये सारे अमराज जो इस वक्त तक नज़र आ रहे हैं हर तकरीबन मंसूबे के अंदर जो पब्लिक सेक्टर में होता है जी, उससे इन मंसूबों को बचाया जाए। मंसूबों की प्रायोरिटी भी की जा सकती है। कराची का हमारे नज़दीक डेवलपमेंट पैकेज में सबसे अहम मंसूबा पानी लाना है। जी हाँ, इस शहर को आधा पानी मिलता है जो इसकी ज़रूरत है, तो हमारा सबसे ज़्यादा तरजीह जिस मंसूबे को मुकम्मल करने की है वो कराची को पानी दो। अच्छा, इस पानी की दो सोर्सेज है, एक किंजर लेक है और दूसरी सोर्स हम ये समझते हैं कि जो पानी आता है किंजर लेक से और सिर्फ एक दफ़ा इस्तेमाल होता है, उसको एक दफ़ा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, उसको एक से ज़्यादा दफ़ा इस्तेमाल होना चाहिए। तो उसके लिए वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटी और सीवरेज जो है जो बगैर ट्रीटमेंट के समंदर में डाली जा रही है वो डाली जाए। ये हो गया पानी के रिलेटेड दो मसाइल। फिर इस शहर का पुराना मसला हो चुका है और ऐसा बुनियादी मसला है जो मेरे ख्याल से बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत इंजीनियर, बहैसियत एक सियासतदान, मेरा तो सर शर्म से झुक जाता है कि मैं अपने शहर को साफ नहीं रख सकता।
और वो शहर एक इस्लामी ममलिकत पाकिस्तान जिसके अंदर सफाई को निस्फ ईमान कहा जाता हो जी, उस इस्लामी ममलिकत पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और सिंध का दारुल खिलाफा जी, उसको साफ करने में हम कासिर हैं। तो ये मेरा दूसरा मसला है। सही है, बिल्कुल सही है सर। तीसरा मसला जिसकी तरफ मैं समझता हूं, जी जी जी, तीसरा ले लीजिए, फिर उसके बाद बाहर हो राइट सर। तीसरा सबसे बड़ा मसला ये है कि इस शहर के अंदर जिस वक्त मैं मोटरसाइकिल के ऊपर एक बाप, माँ और 4 बच्चे मोटरसाइकिल पर सफर करते देखता हूं तो मेरा दिल चाहता है अपना सर और अपना ही जूता। इसलिए कि जब मुझे बस के अंदर कम लोग और बस के ऊपर ज्यादा लोग नजर आते हैं तो हमें ट्रांसपोर्ट के मसाइल को हल करना है। और जब आप ट्रांसपोर्ट में बसों को करेंगे तो बसें क्या चलेंगी, उनको बसों को चलने के लिए सड़कें चाहिए, उनको जो है वो खड्डे वाली सड़कों में नहीं चला सकते, वो बैठ जाएंगे। राइट सर। तो ये प्राइसिंग हमारी बड़ी, ये बड़े बड़े मसले हैं सर, लेकिन अमाउंट इसलिए नहीं डिटर्मिन है जी, राइट। अमाउंट उस वक्त डिटर्मिन होगा जब सिंध गवर्नमेंट कहेगी ये हम करने देंगे आपको। सही है, लेकिन मसला सर ये है ना कि 800 रुपए के मंसूबों पर तो पहले से काम जारी है। मैं आपको बिलावल साहब को सुनवाना चाहता हूं। बिलावल साहब जो कह रहे हैं वो कहेंगे जी हम 802 अरब रुपए के मंसूबों पर काम कर रहे हैं कराची में। अब विफाक से उनकी तवक्को है कि वो उसको डबल कर दें। क्या कहा था बिलावल साहब ने, सुनिए। हम उम्मीद करते हैं तो सिंध हुकूमत के साथ वफाकी हुकूमत मिल के चलेंगे। अगर वो चीफ मिनिस्टर साहब का और हुकूमत सिंध का जो मंसूबा है कि 800 बिलियन रुपीस कराची पे खर्च होगा, आप ज़रा सोचें कि अगर उसके साथ वफाकी हुकूमत भी हमारा पैसा को मैच कर देते, डबल कर देते, तो क्या इनकलाब हम ले आ सकते हैं कराची में। अब वो कह रहे हैं कि हमारे पैसे को अगर विफाक डबल कर देता है, इससे क्या मुराद है? और ये साहब आपके ख्याल में क्या बिलावल साहब ये चाह रहे हैं कि हमें 800 अरब रुपया और दे दें ताकि हम इस काम करें? बिलावल साहब पैसे देना चाहते हैं या सिंध की तरक्की चाहते हैं और वो चाहते हैं कि चाहे कोई भी खुद से काम करे? आपको क्या इस बयान से समझ आ रहा है? देखिए, मैचिंग ग्रांट का मतलब तो यही होता है कि वफाक उनको उतने पैसे और देते हैं। पहली बात तो यह है कि मैं एक तवील अरसे से इस पे प्रोग्राम भी कर रहा हूं। पाकिस्तान के इन तमाम पॉलिटिकल हलकों में एक अजीब व गरीब किस्म की नॉन सीरियसनेस है। मेरे सामने इस वक्त 2018 की रिपोर्ट पड़ी हुई है, ट्रांसफॉर्मिंग कराची इनटू ए लिवेबल एंड कंपेटिटिव मेगा सिटी। ये वर्ल्ड बैंक ने दुनिया भर के माहिरीन से मिलकर उन्होंने रिपोर्ट बनाई और उसके अंदर उन्होंने कहा कि 10 सालों के अंदर अगर 9 to 10 बिलियन डॉलर्स इस शहर पर खर्च किए जाएं तो तब ये शहर ठीक हो सकता है। और उन्होंने एक एरियाज को आइडेंटिफाई किया। ये रिपोर्ट सिर्फ गुफ्तगू नहीं है कि ये होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, किस। इसके साथ तकरीबन 27 रिपोर्टें और हैं जो मुख्तलिफ लोगों ने लिखी हैं, इंजीनियर्स ने लिखी। ये रिपोर्ट सबसे पहले रिसोर्सेज के बारे में गुफ्तगू करती है। आप अंदाजा करें, हम रोज कराची के सब लोग यहां बैठे हुए हैं, कहा जाता है कि कराची जो है पूरे मुल्क को रेवेन्यू देता है। आप अंदाजा करें, कराची की पोर्ट देती है, लेकिन कराची के शहरी अपने कराची के लिए एक आना खर्च नहीं करते, एक आना पैसा नहीं देते। ये रिपोर्ट कहती है कि बॉम्बे शहर के अंदर, आप हैरान होंगे कि जो प्रॉपर्टी टैक्स है, जो बड़े बड़े डिफेंस में लोग रहते हैं, बाकी लोग रहते हैं, वो तकरीबन 390 मिलियन डॉलर्स के बराबर है। बेंगलोर में 250 मिलियन के बराबर है। हैदराबाद इंडिया का जो है उसमें अंदर 180 बिलियन के बराबर है। चेन्नई में 100 मिलियन है। और पंजाब का जो टोटल रेवेन्यू है प्रॉपर्टी टैक्स का, क्योंकि आप प्रॉपर्टी टैक्स जो है यही आपको डिटरमिन करता है कि आप सर्विसेज कैसे होंगे, वो तकरीबन 70 है। और पूरे सिंध का जो है ये 12-13 मिलियन के बराबर है, डॉलर के बराबर। अब यही लोग अगर आबाद हो जाएंगे ना, तो ये उसको हर तरह के टैक्स देंगे जी। ये उसको जनाब पानी के भी पैसे देंगे, ये उसको जनाब इस चीज के भी पैसे देंगे कि जनाब हमारी सिक्योरिटी देंगे। वो अगर बिजली अनइंटरप्टेड देता है उसके भी देंगे सारा को। पहली बात तो है, तो कहते हैं कि टैक्स कलेक्शन जो है वो पॉलिटिकल सूरत हाल में जीरो करके इसके रिसोर्सेज को डिपेंडेंट यानी भीख के ऊपर बिल्ड कर दिया गया और तवील अरसे से। फिर उसके बाद वो कहते हैं, ये रिपोर्ट ये कहती है कि कोई नई बात नहीं है। देखिए, कराची के पानी के मसले को, कराची के मसले को हल करने में कोई पैसे की जरूरत नहीं है। आपको एक नेचुरल फ्लो है जो कि कुदरत देती है। आपने सिर्फ उसके ऊपर लगी हुई बिल्डिंग्स और इमारतें गिरानी है, जिसके लिए सिर्फ आपको 10 दिन के लिए बुलडोजर चाहिए होता है, कुछ नहीं और चाहिए होता।
आपने एक दफा नाला साफ करना है और उसके बाद आपने उसको साफ रखना है। दो चीजें, साफ करना और साफ रखना। दूसरा आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, ठीक, जो कि आप मुझे बताइए कि दुनिया में कौन सा ऐसा शहर है कि जहां एक सिंपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को कंपैटिबल, वो कहती है रिपोर्ट कि कराची के सॉलिड वेस्ट से मैनेजमेंट से बिजली पैदा की जा सकती है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं सोने की तरह होती है। ये सॉलिड वेस्ट जो है ये बेची जा सकती है, ये सॉलिड वेस्ट जो है ये रिसाइकल की जा सकती है। मसला सिर्फ ये है कि ये चीजें इतने रद्दी के टुकड़े जो पड़े हुए हैं ना हमारे किताबों के अंदर, P&D प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर और फेडरल डिपार्टमेंट के अंदर और हमारे जितने के हमारे म्यूनिसिपल कमेटी के अंदर, किसी सच्ची बात यह है कि इसको गौर से पढ़ के मैं कभी देखता हूं कि आज 2 साल से अगर सीरियसली इस पे एफर्ट की जाती, सारे बैठ के कहते। मैं फिर एक और मॉडल भी मैं कई दफा कहता हूं, ठीक है, 1971 के अंदर अरंगी टाउन, ये सब कराची के रहने वाले हैं, अरंगी टाउन जिस तरह आके आबाद हुआ, बंगाल से एक बंदा आया था अख्तर हमीद खान, सिविल सर्विस छोड़ के उसने ताला बनाना शुरू किया, उसने कहा नहीं कमीला पानी प्रोजेक्ट शुरू किया, और रंगी को जिस तरह उसने बदल के रख दिया, ना फेडरल गवर्नमेंट आई ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट आई, सीवरेज सिस्टम बिछाया, हाँ क्या क्या कुछ नहीं किया, पूरी दुनिया के अंदर एग्जाम्पल के तौर पे आया। दूसरा एग्जाम्पल सियालकोट के शहर का है, सियालकोट के शहरों ने अपनी सड़कें खुद बनाई, अपना एयरपोर्ट खुद बनाया। ओ भाई ले लो अपने हाथ में एक दफा, रहने दो फिर बिलावल भुट्टो को भी, रहने दो फेडरल गवर्नमेंट को भी, लड़ने दो इनको, जिस तरह बयानबाजियां करते हैं। पंजाब कराची के शहरों को, मैंने उस दिन कराची के शहरी को कुछ बनाया हुआ था अपने प्रोग्राम, मैंने कहा कराची के शहरियों को सियालकोट की तरह एक चीज बना के अपना शहर को खुद अपने हाथ में ले लेना चाहिए, वरना ये सारी की सारी बयानबाजियां तजवीज किस हद तक काबिल अमल है एक बड़े शहर के लिए, ये तो चलें इस पर मजीद बात करते हैं। लेकिन मैं अरशद वोरा साहब, मुस्तफा कमाल साहब जो हैं वो बड़े मायूस नजर आते हैं, वो कह रहे हैं कि इमदादी पैकेज चाहिए नहीं, इमदादी पैकेज का हल ही नहीं है। ये क्यों वो कह रहे हैं? पहले सुन लीजिए मुस्तफा कमाल साहब ने क्या कहा, इसकी जरा वजाहत कर दीजिएगा। कराची इतना कमाता है भाई, उसको इमदादी पैकेज की जरूरत नहीं है, कराची को कराची के हक दिलवाने की जरूरत है। तो अभी ये जो सारा क्राइसिस है, अगर इस पे भी कोई आकर सिर्फ इमदादी पैकेज का ऐलान करके चला जाएगा तो उससे कराची के जख्मों पर मरहम नहीं रखा जा सकता। जी अरशद वोरा साहब, कैसे ये हमेशा पीपल्स पार्टी की हुकूमत ये कहती है कि जी फंड्स नहीं है, वसीम अख्तर साहब ये कहते थे फंड्स नहीं है, सब लोग कहते हैं फंड्स नहीं है, जब इमदादी पैकेज आ रहा है तो मुस्तफा कमाल साहब कहते हैं कि इमदादी पैकेज मसले का हल नहीं है। देखिए मैं ये समझता हूँ आपने इसको थोड़ा सा रॉन्ग सेंस में लिया है। उनका मकसद ये है कि ये जो पैकेज आ रहा है, ये पैकेज इज नॉट इनफ, कराची को जो उसके जायज हुकूक ही मिल जाए तो उस पैकेज से बहुत ज्यादा है। अभी बहुत सारी चीजें जमा हो गई हैं, मैं बिल्कुल एग्री करूंगा फिरदौस शमीम भाई ने जिस तरीके से बात की कि व्हाट आर द नीड्स ऑफ कराची और जो रनिंग प्रोजेक्ट्स हैं। तो सबसे पहले तो आप ये बताएं, मैं हैरान रह गया हूँ अभी ये सुन के चेयरमैन बिलावल साहब जो है पाकिस्तान पार्टी के 800 बिलियन, तो वो 800 बिलियन तो इन्होंने अपने बजट में रिफ्लेक्ट भी नहीं किए, जो इस साल का बजट दिया है उसमें कराची के लिए तो 100 बिलियन भी नहीं रिफ्लेक्ट किए। तो ये 800 बिलियन कहाँ से आ गई है? फिर क्या बारिश के पानी में, ये जो बारिश का पानी नालों में बह गया शायद उसमें बह गए होंगे, तो अब वो दूसरे 800 की तलाश में है। तो ये तो मैं बिल्कुल आई डिसएग्री विद दिस। जहां तक ताल्लुक है देखें कि प्रोजेक्ट सूबाई हुकूमत करे, फेडरल हुकूमत करे, कोई भी करें, मिलकर करें, कराची के शहरियों के लिए अब बस हो गई है। मैं और ये मकबूल साहब की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, और उन्होंने अभी जिस तरीके से कहा कि कराची के अवाम खुद जो है अपने अगेंस्ट हैं इन अ सेंस कि जो है वो टैक्स नहीं देते, ऐसा नहीं है। देखिए कराची आपको पता है 2600 अरब रुपए टैक्स देता है, विच इज दी 65% प्लस टैक्स है। जहां तक बात है प्रॉपर्टी टैक्स की, मैं आपकी बात से एग्री करूंगा। प्रॉपर्टी टैक्स तो एक टैक्स है ना, देयर आर सो मेनी अदर टैक्सेस। मैं आप कराची की, सबसे पहले आप कराची को ठीक करने तो चले, आप कोई सा भी प्रोजेक्ट कराची के लिए ले आए, ठीक है। आप मुझे ये बताएं आप किस कराची के लिए प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, आप किस कराची की ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं? आप 1,60,00,000 की पॉपुलेशन जो डिक्लेयर की गई है उसकी बात कर रहे हैं, या उस पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं जहां चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि 3.5 करोड़ की आबादी है और जरदारी साहब कहते हैं 3 करोड़ की और सईद गनी साहब कहते हैं 2.5 करोड़ की है। तो आपने अगर पानी का प्रोजेक्ट लाना है तो आपने 1,60,00,000 की आबादी का लाना है,
ये जो कराची की हकीकी आबादी है 3 करोड़ से ऊपर, आपने उसके लिए लाना है। आपने शहर की ट्रांसफॉर्मेशन की अगर प्लानिंग करनी है तो किस पॉपुलेशन के लिए करनी है, पहला कदम सही नहीं होगा तब तक मैं ये समझता हूँ कि कराची में कोई भी डेवलपमेंट प्लान्ड नहीं हो सकेगी। और ये फिर उसी तरह होगा जिस तरीके से फेडरल गवर्नमेंट का ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट बन रहा है, 4-5 साल होने को है और उसने कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर का अलग बेड़ा गर्क किया, खत्म होने को आता नहीं। K4 जो है उसको शुरू हुए पता नहीं कितना साल हो गए, 10 दफा कभी कोई मसला कभी कोई मसला। तो मैं अब K4 की जो बात हो रही है इस वक्त तो भी आपको बता दूं, देखें सिंध को जो पानी मिल रहा है, टोटल पानी मेरे पास फिगर्स हैं यहाँ पे इस वक्त, सिंध को पानी जो मिल रहा है उसका जो 1.5% पानी है ना, 1.5%। अब सिंध की आबादी, कराची की आबादी जो अगर आज के हिसाब से भी ले लें तो तकरीबन 40% है सिंध की पॉपुलेशन की। कराची को पानी जो मिल रहा है पूरे सिंध के कोटे का 1.5% मिल रहा है, 1.5%। ये मुझे बताइए कि पूरी दुनिया के नॉर्म्स हैं कि पहले पानी जो है पीने के लिए होता है, बाद में एग्रीकल्चर के लिए होता है। तो ये सारे इश्यूज हैं, जब तक आप इश्यूज को प्रॉपरली आप किस पॉपुलेशन के लिए प्लान कर रहे हैं, उसके बाद बिल्कुल सही कहा फिरदौस भाई ने कि देखें आपको अगर ट्रांसपोर्ट लानी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर सही करना है, अगर आपको पानी लाना है तो पानी की अवेलेबिलिटी के लिए जो आपको जिस पॉपुलेशन के लिए सर उसके लिए वो सही है ना। 800 अरब रुपए के मंसूबे एक चल रहे हैं, अब 300-400 अरब के मंसूबे शायद और आ जाएंगे। तो ये तो पीपल्स पार्टी से पूछते हैं, अगर चले ये सही है, ये पॉइंट ये उनसे पूछते हैं। लेकिन मुझे शाह साहब पहले ये बताइए, ये मुराद अली शाह साहब जो हैं वो आज भी वो कह रहे हैं कि मुझे तो पता नहीं है कि क्या होने जा रहा है। एक तरफ हम देखते हैं कमेटी बन गई, एक तरफ हम देखते हैं कि एक पेज पर आ रहे हैं, एक तरफ हम देखते हैं दावे हो रहे हैं कि जी मिलकर कराची की तरक्की के लिए काम करेंगे। लेकिन मुराद अली शाह साहब जो कह रहे हैं वो जरा वो भी सुन लीजिए। वज़ीर आज़म साहब को मैंने अभी बता चुका हूँ कि मैंने सुना है, टीवी पे ही सुना था, पहले थर्सडे फिर फ्राइडे, अभी आप बता रहे हैं कोई ट्वीट हुई है कि सैटरडे को आ रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह दूंगा प्रोग्राम बता दें इसलिए कि और काम भी होते हैं आदमी को। मुझे बुलाएंगे मैं बिल्कुल जाऊंगा। प्राइम मिनिस्टर आएंगे, आप लेने जाएंगे नहीं ले जाएंगे, बिल्कुल लेने जाऊंगा। लेकिन अगर मना कर दिया जाएगा कि नहीं लेने आए, मैं नहीं जाऊंगा। मीटिंग में आप मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, भाई बुलाएंगे तो क्यों नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर नहीं बुलाया जाएगा तो ज़बरदस्ती मैं भी नहीं घुस सकता कहीं। आजिज़ धामरा साहब, मुझे सर ये बताइए कि ये 802 अरब रुपए, अरशद वोरा साहब कह रहे हैं कि इतना तो आपने बजट में ही पैसे नहीं रखे थे, कौन से 802 अरब के मंसूबे हैं, कहाँ लग रहे हैं और ये कहाँ से आए हैं 802 अरब रुपए? इस फिगर पे वो एतमाद करने को तैयार नहीं है। देखिए, पहली बात तो यह है कि कराची के अंदर सिंध गवर्नमेंट के एक तो वो मंसूबे जो कंप्लीट हुए हैं, एक वो मंसूबे जो अभी चल रहे हैं, ठीक है ना। और सिंध गवर्नमेंट के बहुत सारे मंसूबे जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इनॉग्रेशन भी कर दी है, ऑनगोइंग जो हमारे मंसूबे हैं वो भी जारी हैं। वो जरा ये करें कि फाइनेंस से रिपोर्ट ले ले और जिनको एतमाद नहीं है और जो ये कह रहे हैं कि वो मंसूबे कहाँ लगे, वो इस पार्ट पे चेक कर लें कि ये मंसूबे लगे या नहीं लगे। ऑनगोइंग स्कीम्स भी इसमें शामिल हैं और जो कंप्लीट हो चुकी हैं स्कीम्स वो भी शामिल हैं। और 802 अरब रुपए सर आपने बजट में नहीं रखे, एतराज ये है। और फिरदौस नकवी साहब भी बहुत जोर जोर से सर हिला रहे हैं इनकार में आपकी बात पे। मैं वही कह रहा हूँ कि इस फिरदौस शमीम साहब इस बजट की बात कर रहे हैं या टोटल पीपुल्स पार्टी ने जो मंसूबे दिए हैं उनकी बात कर रहे हैं? ये मंसूबे 802 अरब रुपए के जारी मंसूबों की बात हो रही है ना सर। जारी मंसूबों का तो ये मतलब है कि पिछले बजट में रखे गए होंगे ना, तभी वो जारी हैं। ऑनगोइंग की मैं बात कर रहा हूँ ना, ऑनगोइंग स्कीम्स की मैं बात करता हूँ। और दूसरे मंसूबे जो कंप्लीट भी हुए हैं वो सूबाई हुकूमत जिस पे सवाल उठता है कि आपने कराची के लिए क्या किया, तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो मंसूबे जो कंप्लीट हो चुके हैं, आज भी अगर आप कैंट स्टेशन रेलवे से कोई मुसाफिर आता था बाहर से तो रोड देख के वो रोता था, अभी भी आप विजिट कर सकते हैं। आप शाह फैसल की एयरपोर्ट से निकलते ही आपको जो है वो सड़क आपको कंप्लीट रेनोवेट नजर आती है। यूनिवर्सिटी रोड पे आप चले जाएं, अंडरपासेस चले जाएं, ये सारे कंप्लीट मंसूबे हैं। तो सूबाई गवर्नमेंट जो इन्वेस्ट कर चुकी है कराची के अंदर, जाहिर है वो क्लेम करेगी ना सारी बजट को। तो ये इस साल की बजट की बात नहीं होनी चाहिए। तमाम वो मंसूबे जो सूबाई गवर्नमेंट कराची में कंप्लीट कर चुकी है, ऑनगोइंग में 800 अरब के मंसूबे मुकम्मल हो चुके हैं, उन सबको कैलकुलेट करें। अच्छा, वो सबको कैलकुलेट करें तो 802 अरब रुपए बनेंगे, आप ये कह रहे हैं। तो बिलावल साहब कुछ गलत कह रहे हैं या आप कुछ मुख्तलिफ कह रहे हैं? क्योंकि वो ये कह रहे हैं हमें 800 अरब के मंसूबे जारी हैं, 800 अरब और दें ताकि हम इन कामों में कराची में इनकलाब लेकर आए। वो उनका मैं कह रहा हूँ, देखिए मैं एक मंसूबा तो आपके प्रोग्राम में नहीं आपसे मैं पूछ भी नहीं रहा, लेकिन बजट
जी, आप ये टोटल बजट की बात कर रहा हूँ कि सूबाई गवर्नमेंट के। अच्छा, एक चीज और बता दें सर, एक चीज और बता दें आज धाबरा साहब, 802 अरब रुपए जो बिलावल साहब कहते हैं कि इतना ही हमें पैसे और दे दें, तो आप क्या चाहते हैं वफाक आपको पैसों की शक्ल में दे ताकि आप अपनी मर्जी से काम करें, या वफाक इतने अरब के मंसूबे लेकर आ जाए और खुद काम करे, वफाक के मंसूबे हों वो, आपकी क्या ख्वाहिश है? देखें ये उस वफाक की बात कर रहे हैं जो बदकिस्मती से पीटीआई का वफाक है ना। 162 अरब रुपए आज से 19 महीने पहले जो प्राइम मिनिस्टर ने कमिटमेंट की थी कराची के अवाम से, वो कहाँ है मंसूबे? जो कह रहे थे कि हमने एक प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई थी, इन्होंने, इनसे पूछें कि उस कंपनी के थ्रू या आपने डायरेक्ट कौन से मंसूबे दिए, कितने पैसे लगाए हैं? जो 162, वो तो भाषा नहीं था ना, वो तो गलत बयानी थी। मैं उसको झूठ जो है वो बड़ा सख्त लफ्ज हो जाएगा। तो वो पैसे कहाँ लगे? इसलिए हम बार बार वफाक को कहते हैं कि कराची में काम करना है। हम आपको डे फर्स्ट से वेलकम कह रहे हैं कि आप जहां भी पैसे चाहिए पैसे चाहिए या मंसूबे चाहिए धामरा साहब? ये एक तो जो ड्यू जो पैसे हैं बजट मैंने खोल लिया, वो जो नहीं दे रहे हैं, जो ड्यू पैसे ये नहीं दे रहे हैं सूबे को, वो सूबे की आईनी रिक्वायरमेंट है, वो इनसे हम खैरात मांगने नहीं आ रहे हैं। तो कराची में इजाफी मंसूबों के हवाले से बात कर रहा हूँ, जो प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं कल देने के लिए, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ कि कल जो प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, आप क्या चाहते हैं? वो पैसे सिंध को दे दें, सूबे को दे दें, या मंसूबों का ऐलान करें, खुद बनाएं? देखें, पहली बात तो प्राइम मिनिस्टर को आने दें, वो तो आते हुए शर्मा रहे हैं, आ नहीं रहे। पहले तो उनको दुआ मांगे, आए मिलके पूरी कराची की आवाम जो है वो दुआ मांगे कि कल प्राइम मिनिस्टर आ जाए। ऐसा नहीं हो कि वो अपने जाती दोस्तों से मिलने आए, सूबाई हुकूमत पे तनकीद करने आए या साजिश करने आए। पहले वो बैठे कि वो करना क्या चाहते हैं, फिर सुबह। चलें जी शाह साहब, ये तो एक अच्छी खबर हम सुन रहे थे कि कराची में नए मंसूबे आ रहे हैं। और ये साहब, मैं 1 मिनट दे दीजिएगा मुझे, मैं आता हूं आपके पास। शाह साहब, मसला भी है गवर्नमेंट का बजट मैं बता देता हूं। जी बता दें, चलें बता दें सर। मैं सिंध गवर्नमेंट का जो बजट है ना 2020 मेरे सामने खोल लिया मैंने, 2020-2021 का, इसके अंदर $1.94 बिलियन जो है उन्होंने 9 मेगा प्रोजेक्ट के लिए रखे हुए, 194 अरब रुपए जी टोटल। इससे ज्यादा खर्च को नहीं कर सकता, ये कानूनन खर्च नहीं हो सकता ज्यादा, क्योंकि ये बजट है। सही है। चले, वो तो दामना साहब ने कहा कि जितने अब तक हमने मुकम्मल किया वो उसकी बात हो रही है 802 अरब की। अच्छा इरशाद साहब, इसमें 1973 चले, मैं इरशाद साहब एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा मुझे, मैं ब्रेक, फिर मैं फिरदौस नकवी साहब की इस पर राय क्या है जो धामरा साहब ने बातें की हैं, एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा खुशामद कहते हैं। इरशाद साहब, एक ऐसे वक्त में कि जब कराची में पैसे आ रहे हैं, खुश होना चाहिए सबको, एक पेज पर नजर आना चाहिए। बिलावल साहब ने 800 अरब रुपये मांग लिए हैं, मुराद इरशाद साहब कहते हैं मुझे किसी ने बताया नहीं, एतमाद की कमी नजर आ रही है, कैसे चलेगा? देखिए, बुनियादी जो मसला है ना कराची का, वो ये है कि कराची की ओनरशिप कोई ले। जी, माजी में क्या होता रहा, 12 साल से तो पीपल्स पार्टी वहाँ हुक्मरान है, इससे पहले भी वो 6 दफ़ा 3 दफ़ा ये हो गए और 4 दफ़ा पहले वो इक़्तिदार में आ चुकी है। MQM इक़्तिदार का हिस्सा रही है, मुसलसल रही है। 2 अदवार हैं जिसमें कराची में थोड़ा बहुत काम हुआ है। एक, जब नेमतुल्लाह खान मेयर थे कराची के, काम हुआ, लोगों को नज़र आ रहा था, और वो ये कहते थे कि सिर्फ 1200 लोग हैं जिनके ज़रिए मैं पूरे कराची पर काम कर रहा हूँ, और लोगों को नज़र आता था कि एक तब्दीली। फिर मुस्तफ़ा कमाल का एक दौर है, हालांकि मुस्तफ़ा कमाल के लिए मसाइल ये थे कि ज़ाहिर बात है कि वोरा साहब अगर महसूस ना करें कि वहाँ लंदन भी पैसे भेजने होते थे, यहाँ भी खाने पीने का सारा बंदोबस्त करना, तो उसके बावजूद कुछ काम नज़र आता था। इसके अलावा तो कभी किसी सियासी जमात ने, किसी हुकूमत ने, किसी जो बल्दियाती निज़ाम था, उन्होंने ओनरशिप नहीं ली। जब आपको एक शहर से दिलचस्पी नहीं होगी, सिर्फ ये एक कमाऊ पूत है जिससे हर एक ने फ़ायदा उठाना है। ये कहा जाता है कि इतना रेवेन्यू जनरेट करता है, वो रेवेन्यू जो जनरेट करता है वो सारे का सारा वहाँ की जो सनदकार जनरेट करता है, वहाँ से टैक्स कलेक्शन होती है, वो सारा भी अगर मुख्तस कर दिया जाए सिर्फ कराची के लिए, और वो कराची में ना पानी पर लगे, ना सड़क पर लगे,
ना सीवरेज पर लगे और लोगों की जेबों में चला जाए, कहीं दुबई मुंतकिल हो जाए, लंदन मुंतकिल हो जाए, स्पेन मुंतकिल हो जाए, तो कराची को क्या फ़ायदा होगा? आज इतने पैसे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, नज़र तो कहीं नहीं आ रहा। 802 अरब रुपए 802 अरब रुपए एक शहर पर लगे हों और वहाँ ना सीवरेज का निज़ाम हो, ना लोगों को साफ पानी मिल रहा हो, ना कोई सड़क सलामत हो, बता रहे हैं ना, सड़क स्टेशन के पास एक तो पैसे कहाँ जा रहे हैं? सीधी सीधी बात है। अब इमरान खान साहब अगर वहाँ जा रहे हैं तो सबसे पहले उन्हें ओनरशिप लेनी चाहिए कि कराची के मजलूम अवाम ने, सितम रसीदा अवाम ने, जिनको कहा जा सकता है कि वो अपने मसाइल के ख़ुद भी ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि इससे पहले जो इंतखाब उनका हुस्न इंतखाब रहा है वो सिवाय कत्ल व गारत के भत्ताखोरी के कुछ नहीं था। तो अब अगर उन्होंने पीटीआई को अपना मैंडेट दे दिया है तो उन्हें चाहिए कि वो ओनरशिप लें और जो पैसा भी दें कराची को, जिस तरीके से भी दें, एक एक पैसे का हिसाब लिया जाए कि वो कहाँ लग रहा है। किसी एमएनए की जेब में जा रहा है, किसी एमपी की जेब में जा रहा है, किसी बल्दियाती नुमाइंदे और किसी एडमिनिस्ट्रेटर की जेब में जा रहा है, ब्यूरोक्रेसी की जेब में जा रहा है, या वाक़यातन लग रहा है। पैसा देखें, पैसा इतना बड़ा इशू नहीं होता है उसकी यूटिलाइजेशन दुरुस्त तरीके से। अगर आप पैसा, एक आदमी एक घर जो होता है वो 100 रुपये से दिहाड़ी पे अच्छा चल रहा होता है और एक 500 पे भी नहीं चल पा रहा होगा, क्योंकि मैनेजमेंट वहाँ अच्छी होती है। एक गरीब आदमी जो होता है वो पुरसकून ज़िंदगी बसर कर रहा होता है और अमीर आदमी जो है वो परेशान होता है। सही है। तो जब तक आप कह रहे हैं कि आप ओनरशिप लेके एक एक पैसे पर पहरा नहीं देंगे, ये जुल्म की इंतहा नहीं है कि एक इस दौर में पाकिस्तान के सबसे तरक्की याफ्ता शहर में लोगों को पीने का पानी दस्तियाब ना हो, नहाने के लिए जो पानी मिलता है वो भी इस काबिल नहीं होता कि नहाया जा सके, और वहाँ बारिश हो जाए तो बारिश के निकास का कोई इंतजाम ना हो। लेकिन ये असल में सिस्टम इतना बिगाड़ का शिकार है, इस कदर जुल्म और नाइंसाफ़ी जो है हमारे यहाँ सरायत कर चुकी है। मैं एक और मिसाल देना चाहूँगा, वो आज मैं समझता हूँ उसका जिक्र नहीं हो रहा, कहीं भी होना चाहिए। एक शख्स ने क्वेटा में भरे बाज़ार में चौक में गाड़ी चढ़ा दी एक ट्रैफिक सार्जेंट पे, वो कत्ल हो गया बेचारा। वो ट्रैफिक सार्जेंट रियासत का नुमाइंदा है, वो रियासत को प्रेजेंट कर रहा था, कानून की रखवाली कर रहा था, कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए। उसको कत्ल कर दिया एक ताकतवर शख्स ने, वो आज अदालत से बरी हो गया है। जाहिर बात है कि गवाह जो थे वो ख़रीदे गए होंगे, जो इस्तग़ासा है वो ख़रीदा गया होगा और वहाँ कोई सबूत रहने ही नहीं दिया होगा। जिस माशरे में नाइंसाफ़ी इस कदर इस हद तक बढ़ जाए, सोचिए मुतासरा फैमिली के दिल पर क्या गुज़री होगी, फरीक पर क्या होगा, और आइंदा कोई पुलिस वाला जो है वो ड्यूटी देते हुए इस खौफ का शिकार क्यों नहीं होगा कि मैं भी कुचला जा सकता हूं। और ताकतवर का कानून है यहाँ पे। मैं यानी ये दरख्वास्त करूँगा कि खान साहब इस पर तवज्जो दे रहे हैं, इस वाक़े पर भी तवज्जो दे, और हमारी सुप्रीम कोर्ट को जिस तरह शाहजेब खान का जो कत्ल हुआ था, शाहरुख जतोई ने किया था, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लेके, आज खुद नोटिस लेके उसकी दोबारा इंक्वायरी कराई थी और सजा हुई थी, इसका भी नोटिस चीफ जस्टिस साहब को जो कराची में मौजूद हैं लेना चाहिए। इंसाफ जब तक आप नहीं लाएंगे तो तहरीक इंसाफ का नारा कैसे पूरा होगा? ही नहीं हो सकता। जी सही बात है, बिल्कुल ठीक है। फिरदौस तकवी साहब, मुझे ये बताइए सर कि हमने एक कन्फ्यूजन को खत्म करने के लिए आजिज धामरा साहब को जहमत दी, उनको लिया और कन्फ्यूजन में इजाफा हो गया। वो 802 अरब रुपए की बात हो रही थी, बिलावल साहब कह रहे हैं कि जारी मंसूबे हैं, वो कह रहे हैं नहीं जो पहले बन चुके हैं वो मंसूबे हैं। ये क्या है, आपको कुछ समझ आ रही है सर? आप इत्तेफाक नहीं कर रहे थे उनकी बातचीत से? जी मुझे तो बिल्कुल समझ में आ रही है। अजीज दामरा साहब लगता है आजकल टीवी प्रोग्रामों पे ज़्यादा आते हैं और पढ़ने लिखने पे और तवज्जो कम देते हैं। पहली चीज़ तो ये 802 बिलियन के नए प्रोजेक्ट्स हैं या ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, करंट प्रोजेक्ट्स हैं। इसमें से कुछ ऑनगोइंग हैं, कुछ नए प्रोजेक्ट्स हैं। ये माजी के कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स की अमाउंट नहीं है, ये बड़ी क्लियर होनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि जो प्रोजेक्ट्स मेंशन हुए हुए, प्रॉब्लम कहाँ है ना, देखिए हमारे तजियाकार साहब ने कहा ओनरशिप किस तरह होती है कि झंडा उठाना पड़ता है ओनरशिप के लिए। ओनरशिप होती है कि जी आप उस जगह इफेक्टिवली काम करें। 18वीं तरमीम के बाद वफाक इफेक्टिवली सूबों में काम नहीं कर सकता बगैर सूबे की मर्जी के, क्लियर कट बात है। जिन सूबों में
वफाक के साथ काम करने की दे रहे हैं, वहां वफाक इफेक्टिव हो सकता है। जो उसको रेजिस्ट कर रहे हैं वहां वफाक कुछ नहीं कर सकता, उसके हाथ बन जाते हैं। जहां तक ताल्लुक है डिस्पेंसेशन ऑफ फंड्स के लिए, अगर डिस्पेंसेशन ऑफ फंड्स के अंदर भी इस वक्त एंटी करप्शन की इंक्वायरी भी पहले प्रोविंशियल डिपार्टमेंट करेगा, उसके बाद कोई फेडरल डिपार्टमेंट कर सकता है, वरना वो भी नहीं हो सकती। एक कंट्रोल है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान जो ऑडिट करे, और ऑडिट का मसला ये है कि हर पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट के ठेके पे पेमेंट होता है वो खुद 4.5% रिश्वत लेते हैं और वो पास कर देते हैं, अनलेस एंड अनटिल इतनी बड़ी भंडमारी भी हो कि उनकी गर्दन फंसती हो। अगर फाइल का पेट भरा हुआ है तो हर पेमेंट पाकिस्तान में पास होता है, वरना नहीं। आखिरी चीज जो है, देखिए बात सारी है K4 2007 का मंसूबा, S3 2004 का मंसूबा, कराची सर्कुलर रेलवे जायका ने 2009 में रिपोर्ट में लिखा, जितनी BRT ट्रांसपोर्ट की इंडिकेशन थी जो कि 9 लाइनें थी, वो भी 2009 की उसी जायका की रिपोर्ट का हिस्सा है। ग्रीन लाइन बननी शुरू हुई है 2015 में, बननी कंसीव नहीं, बननी शुरू हुई है। 2018 में मुकम्मल होनी थी, 2020 में हम बैठे हुए। K4 2018 में मुकम्मल होना था, अभी 30% से कम है। S3 को 2011 में होना था। इन मंसूबों की कीमत S3 8 बिलियन का था, जो अब 36 बिलियन का हो गया। सर कुछ क्लू तो दे दें कि आप जो नए पैसे विफाक लेकर आ रहा है सर, ये इन मंसूबों की कंप्लीशन के लिए लेकर आ रहे हैं या नए मंसूबे लॉन्च करेंगे या क्या? असद साहब, एक सवाल मेरा भी, नकवी साहब, एक सवाल मेरा भी, लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट मुकम्मल जी, एक नहीं मैं लेता हूं, पहले मुझे अपना लाइन ऑफ क्वेश्चन लेता हूं। आपका क्वेश्चन ये है कि मंसूबे कागज पे अनाउंस करना तो बड़ा आसान है, तकमील क्यों नहीं होते? इस चीज को दूर करना है, सिस्टम्स एंड इंस्टीट्यूशन लानी है। और मकबूल साहब जो बात कह रहे थे वो दुरुस्त कह रहे थे, उनके सिर्फ आर्ग्यूमेंट से मैं एक जगह इख्तिलाफ करता हूं। जो मॉडल वो बात कर रहे हैं कि प्राइवेट सिटीजन या वो ओनरशिप लेके इस शहर को कर दें, सर माजरत के साथ आपकी बड़ी इज्जत करता हूं, आप बड़े पढ़े लिखे इंसान हैं, ये मॉडल आप दुनिया के किसी 2 करोड़ की आबादी का 1 करोड़ की आबादी के शहर में दिखा दें, मैं स्टूडेंट बन के उसको पढ़ूंगा और उसके बाद आपसे बात करूंगा। मैं जितना पढ़ता हूं उसके लिहाज से मुझे ये मॉडल किसी बड़े शहर में नहीं नजर आया। मैंने ये मॉडल 25-30 लाख तक की आबादी के शहरों में देखा है दुनिया के, जहां सिटीजन ने खुद मूव करके प्राइवेट कंपनियां बना के एक प्राइवेट हैदराबाद सियालकोट का एयरपोर्ट इज अ प्राइवेट कंपनी प्रोजेक्ट, जिसके अंदर वहां के इंडस्ट्रियलिस्ट ने शेयर कैपिटल डाला था। वो चल सकता है, लेकिन चलें इसका जवाब तो ओरिया साहब ही देंगे। और मैं समझता हूं कि ओनरशिप हम लेते हैं। ये एक बात जी नकवी साहब ये बता दें, गवर्नमेंट सिंध गवर्नमेंट बार बार ये कहती है कि 19 माह पहले जो इमरान खान ने 162 अरब का पैकेज का ऐलान किया था, वो आज तक क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हुआ? जी मैं अगर मुझे 2 मिनट देंगे, वादा करते हैं असद साहब, तो मैं डिफाइन कर देता हूं उसको। ठीक है जी कर दें सर। उस पैकेज के अंदर से इट इज एन इम्प्लीमेंटेशन। उसके अंदर मैं आपको बताता हूं 105 बिलियन के तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, जिसमें सबसे बड़ा पोर्शन जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो 71 बिलियन का कराची पोर्ट से पिपरी तक की ड्यूल कैरेजवे इंडिपेंडेंट फॉर फ्रेट ट्रांसपोर्ट है, जिसका एक्नेक में 2 माह पहले पास हुआ है। आप सोच लीजिए हमारे यहाँ वर्किंग स्टाइल हुकूमत का, और मैं इसमें फेडरल गवर्नमेंट को कोई क्रेडिट नहीं दूंगा, डिसक्रेडिट दूंगा कि एक मंसूबा अनाउंस करने के बाद जो 71 बिलियन का तय किया गया कराची के लिए बहुत एसेंशियल है, उसके अंदर है। यहां बाकी जो मंसूबे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर है, उसके लैंड एक्विजिशन में फंस गया M10 की ड्यूलाइजेशन। जब तक लैंड एक्विजिशन नहीं होगी वो मंसूबा जमीन पे नहीं आएगा। दूसरा मंसूबा लियारी एक्सप्रेसवे को खोलना फॉर हैवी ट्रैफिक, उसके ऊपर नेशनल हाईवे अथॉरिटी और यहां का जो कंसल्टिंग इंजीनियर है वो दोनों डिस्प्यूट में है। तीसरा मंसूबा ग्रीन लाइन पे काम हो रहा है, फायर टेंडर दिसंबर में आ जाएंगे। जो सिग्नल फ्री कॉरिडोर नागन से लेके गुरु मंदिर तक वो बन चुका है, मंगोपुर निश्तर रोड बन चुका है, एक इंटरचेंज वहां की वो बन चुकी है, NED की वाटर में वाटर इंस्टीट्यूट उसकी फाउंडेशन स्टोन डल चुका है, जो डिसैलिनेशन प्लांट है वो वर्केबल नहीं है, वो प्रोजेक्ट मोस्ट लाइकली ड्रॉप हो
जाएगा, बहुत महंगा पानी पड़ता है। जो वो चल रहा है वाटर का फिल्ट्रेशन प्रोजेक्ट थरपारकर के लिए और कराची के लिए, वहाँ पानी थरपारकर पे तो हो जाएंगे, कराची के अंदर तो पानी नहीं मिल रहा उस जगह के ऊपर, इससे कि अभी जब पानी नहीं होगा तो वो फिल्टर किस चीज को करेगा, इससे कि जो जमीनी पानी की कंडीशन है वो ऐसी नहीं है जिसको हम प्रमोट करना चाहें। तो नहीं इससे मैं तो ओनरशिप ले रहा हूँ ना, मैं तो ये कह रहा हूँ एक भाई बहाना नहीं है, मैं तो कहता हूँ हम बहुत खराब है। आप ये कहना चाहते हैं ना, झूठ बोल रहे हैं। जो मेरे पास फैक्चुअल रिपोर्ट थी आज है, मैं तो एज अ कराचीआइट कहता हूँ मैं गमजदा हूँ। मैंने यहाँ से वोट लिया, मैं यहाँ का चेहरा हूँ, मैं यहाँ की सियासत करता हूँ। मुझे वफाक से भी उतनी शिकायत है। ऑरेंज लाइन क्यों पंजाब में पहले बनी, कराची में क्यों नहीं बनी? बीआरटी पहले क्यों लाहौर में बनी, मुल्तान रोड पे, कराची में क्यों नहीं बनी, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है? इस्लामाबाद में क्यों बनी? मुझे तो उनसे भी शिकायत है पाकिस्तान के साथ। कमाते हमें कराची में, बनाते वहां हैं हम मंसूबे। पिशावर का बीआरटी बन गया, कराची का बीआरटी क्यों नहीं बना? ठीक, कौन जिम्मेदार है इन सब चीजों के लिए? क्या सबका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिम्मेदार है? कितने साल हो गए? 70 साल में कराची ने पूरे मुल्क को पाला, कराची को कौन सा? सर मैं एक छोटा सा ब्रेक लूं और ये साहब इसमें ऐड करना चाह रहे हैं। मैं अरशद वोरा साहब से शुरू करूंगा, एक छोटा सा ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा खुश आमदीद। अरशद वोरा साहब, मान लीजिए कि 300 अरब रुपए का पैकेज मिल रहा है, 300 अरब रुपया प्राइम मिनिस्टर साहब लेकर आ रहे हैं। आपके ख्याल में ये पैसे या इससे कुछ ज्यादा अगर आते हैं, ये सबसे पहले किन मंसूबों पर खर्च होने चाहिए? लेकिन मैं 300 अरब का पैकेज हो कराची के लिए या 1000 अरब रुपए का पैकेज हो, ये मैटर नहीं करता। मैटर जो करता है कराची के लिए, आप जिस चीज को, मैं अपनी बात को, आई एम सॉरी मैं रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले आप ये तो तय कर लें कि आपने ये शहर को अगर ठीक करना है तो शहर को किस आबादी पे ठीक करना है। आप उस आइडेंटिफिकेशन की तरफ, तो मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, कोई इस बात पर तवज्जो ही नहीं दे रहा कि कराची की आबादी को तो सही गिन लें, किस कराची को ठीक करना है। और फिर ये 300 अरब का पैकेज हो या 400 अरब का हो या 500 का हो, जो भी हो, ये पैकेज जो है शायद हो सकता है कि वक्ती रिलीफ जरूर दे दे, लेकिन बात वही आ जाती है जो मुस्तफा कमाल ने कहा था कि मजदूर को तनख्वाह चाहिए, मजदूर को एक वक्त की बिरयानी आकर तोहफे में ना दे जाएं, ये उन्होंने कहा था। बात ये 300 अरब का पैकेज आप लेकर आ रहे हैं, ये एक शॉर्ट टर्म जो कुछ भी आप रिलीफ दे देंगे, वो 55% आबादी क्या करेगी? जो कच्ची आबादी है, जो नालों पे रह रहे हैं, जो नालों के अतराफ में रह रहे हैं, आपको वो 1 करोड़ 60 लाख 1 करोड़ 70 लाख की उस आबादी के लिए क्या प्लान लेकर आ रहे हैं, जो कि एक बहुत ही गंदे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कराची के लिए अगर सब सिंसियर हैं तो सबको मिलकर कराची की रियासत, पाकिस्तान की रियासत को, चारों सुतूनों को एक 10 साला लॉन्ग टर्म प्लान देना चाहिए। उसके बाद का 10 साला प्लान, और उस प्लान के सब सिग्नेटरी हों, ताकि कोई भी हुकूमत आए, कोई भी हुकूमत जाए, ये प्लान जो है इससे चलता रहे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये सही है सर, आपकी तजवीज़ अच्छी है। लेकिन और ये साहब एक चीज़ सर बताइए कि आपने जो तजवीज़ दी थी वो तो ना आज धामरा साहब उसे मान रहे हैं, ना नकवी साहब मान रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये काबिल अमल नहीं है इतने बड़े शहर के लिए कि लोग खुद अपने हाथ में इंतज़ाम ले लें या अपने लिए प्रोजेक्ट्स को खुद चलाने लग जाएं, ये मुमकिन नहीं है। देखें, पहली बात तो यह है कि दुनिया पूरी के अंदर जितने भी मेगा सिटीज़ हैं उनके वाकई गवर्नेंस की सूरत ऐसी होती है कि जिसमें उनको कोऑर्डिनेशन चाहिए होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि 2 या 3 ऐसी चीज़ें होती हैं जो गवर्नमेंट ने अपने पास रखी होती हैं। एक लॉ एंड ऑर्डर अपने पास रखा होता है, एक उसके बाद जस्टिस सिस्टम अपने पास रखा होता है, ठीक, और तीसरी उनके बाद जो होता है कि ट्रैफिक कंट्रोल या ये चीज़ें। बाकी आप मुझे ये बताइए, क्या कैलिफोर्निया के अंदर जब एनरॉन कंपनी जो है वो वहां पर पूरी की पूरी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करती? क्या सॉलिड वेस्ट की मैनेजमेंट का सिस्टम जो है वो न्यूयॉर्क का म्यूनिसिपल कमेटी के पास है? बकायदा उसके बकायदा उन्होंने पब्लिकली उसको कंपनी को दिया हुआ है और लोग उसको पे करते हैं, लोग वो सर्विस देते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक बहुत बड़ा मॉडल बनाया। मैं ये नहीं कहता, ये आखिरी तजवीज के तौर पर मैं कह रहा हूं कि वो लोग लें, क्योंकि आपने 80th अमेंडमेंट के अंदर आके आपने हालात इस तरह के कर दिए हुए हैं। मैं कब कहता हूं कि मैंने कहा कि इस वक्त फौरी इंटरवेंशन, अब देखना जिस वक्त सूरत हाल ये हो
कितना बड़ा पार्टी का लीडर जो है ये दुनिया के सामने 800 अरब रुपए, मैं बजट मैंने खोला हुआ, मैं हैरान रह गया हूं। 18 पुराने प्रोजेक्ट हैं और एक नया प्रोजेक्ट है, और 18 पुराने प्रोजेक्ट 6-6 साल के चल रहे हैं। अभी हमने नकवी साहब ने उनका जिक्र किया है, ठीक। और 194 अरब टोटल बनता है। और नया एक प्रोजेक्ट क्या कौन सा है? ट्रैफिक सिग्नल लगाने हैं, साइन बोर्ड लगाने हैं, ये करने, ये नया प्रोजेक्ट आपने दिया है 2020-21 के अंदर। और मैं नहीं जानता पुराने प्रोजेक्ट होते क्या है, कैसे एलोकेशन होती है, क्या होती है। जहां गलत बयानी का आलम यह हो जाए कि आप पूरे और आप बड़े आराम से पाकिस्तान में जो मर्जी, तो वहां पर सूरत ये होती है कि वहां अल्लाह के बंदों 113 स्कीमें कराची में चल रही हैं। मैं तो या कराची में गालिबन 113 स्कीमें तो उन्होंने नई शुरू कर रखी हैं। मैं बजट पढ़ रहा हूं सर, मेरे सामने बजट खोला हुआ है, सिंध का बजट, मैंने इसलिए खोल लिया। मैंने उस बजट के अंदर उन्होंने कहा है कि 18 पुराने प्रोजेक्ट और एक नया प्रोजेक्ट और 1.94 उसमें अपना 15 कुछ अरब जो है ये उसको सॉलिड वेस्ट के हैं। बिल्कुल सही है, ये तो सबने कहा कि एलोकेशन से बिल्कुल सही है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, पहली बात तो यह है कि आप या तो बैठ जाएं तो कुछ करें। अब देख रहे 15 लाख का औरंगी पायलट प्रोजेक्ट है। अब औरंगी पायलट प्रोजेक्ट इसी शहर में बना ना, और उसके अंदर सबसे बड़ी मिसाल ये थी कि वहां वो लोग थे कि जिनके पास कोई ओनरशिप नहीं थी, सही है, उनको बिजली का मीटर नहीं लगवा सकते थे, वो सारे के सारे इधर उधर से आए हुए थे। शायद डायनामिक्स मुख्तलिफ हैं, चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं। क्या शाह साहब तवक्को कर रहे हैं ये एक बहुत संजीदा एफर्ट हो रही है, संजीदा साहब मंसूबा आ रहा है कल कराची में प्राइम मिनिस्टर? मेरा ख्याल है क्योंकि तब्दीली का वादा करके आए हैं इमरान खान साहब, संजीदा तो होंगे, इसमें कोई शक नहीं। बुनियादी चीज़ जो मैंने मिसाल दी थी उनकी नेमतुल्लाह खान की, इन्हें 1200 लोग सिलेक्ट किए थे पूरे शहर में, और उनके ज़रिए में अगर तो वो अच्छी टीम एक सिलेक्ट कर लेते हैं और सिंध हुकूमत को ये कन्विंस कर लेते हैं कि दें या खुद इस्तेमाल। मेरा ख्याल है सिंध हुकूमत के पैसे तो चले जाएंगे किसी न किसी पापड़ वाले के किसी अकाउंट में, खुद करें कोई ऐसा सिस्टम बनाएं जिसमें सिंध हुकूमत भी रुकावटें ना डाल सके, अवाम को एतमाद मिलें, सिंध के अवाम को, कराची के अवाम को बताएं कि हम आपकी फलाह बहबूद चाहते हैं, हम इतने पैसे खर्च करने चाहते हैं, किसी को रुकावट ना डालने दें। तो मेरा ख्याल है टॉप प्रायोरिटी क्या रहेगी नकवी साहब? उसमें साफ पानी, नंबर 1 तरजीह सबसे पहले साफ पानी होना चाहिए, उसके बाद जो है ट्रांसपोर्ट का इशू। सर लेकिन अभी जो कराची पूरा डूब गया है उसके लिए शायद इंक्रोचमेंट्स का खात्मा और नालों की सफाई ये शायद उससे भी ज्यादा अहम है, या कचरे की सफाई। जी आपके ख्याल में क्या अहम है सर नकवी साहब? सर मेरे लिहाज से अरशद वोरा साहब को मैं जवाब दे देता हूं कि मुझसे ये सवाल पूछा गया था, तो मैंने कहा फॉर प्लानिंग पर्पसेस कराची की आबादी को 2.25 से 2.5 करोड़ जो नंबर लेना चाहे, हायर ले ले, लोअर नहीं ले, प्लान उस पर करें। ये इलेक्शन वगैरह सेंसस का के ऊपर चलते रहे, लेकिन प्लानिंग के लिए 2.5 करोड़ की आबादी ले ले, तो वो प्लानिंग का तो इशू जो वो रेस कर रहे हैं जेन्युइन है, वो सही है। दूसरी चीज मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, इरशाद साहब ने भी वो पॉइंट आउट किया है, जब तक आप इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं करेंगे। सर बिल्कुल आप कह रहे हैं कि प्लानिंग तो करें, 2.5 करोड़ की आबादी को ही पैमाना मान लें। मेरे पास वक्त खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।